हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम अपना कंप्लीट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। देखो, इससे पहले मैंने आपके 5 क्लासेस ले लिए हैं जिसमें मैंने आपको लगभग कोडिंग डिकोडिंग पूरा पढ़ा दिया है। अब एक लास्ट टाइप बचा है जिसको हम आज की क्लास में क्लास 6 में हम कंप्लीट कर देंगे। और वो कौन सा? अपना चाइनीज़ कोडिंग। इससे जो मैक्सिमम जो सवाल आते हैं ना, अगर मैं बोलूँ जो अपना ये वाला कोडिंग है मतलब चाइनीज़ कोडिंग, इससे अगर मैं बोलूँ तो जो सवाल आते हैं वो यूजुअली मीन्स में आते हैं। मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हालांकि जितना मैंने अभी तक पढ़ा है वो तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि प्री में ज़्यादातर वहीं से आ जाएगा आपका अभी तक जितना हमने पढ़ा। लेकिन मेंस के लिए आपको यही पढ़ना पड़ेगा और हम प्री प्लस मेंस पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये चाइनीज़ कोडिंग के साथ अपना पूरा कोडिंग डिकोडिंग फिनिश कर देंगे। इस चाइनीज़ कोडिंग के साथ एक दो और टाइप है हमारे, जिसमें मीन्स वाले, कोड वाले और बाइनरी कोडिंग भी होता है। तो उसको भी हम आज इसी वीडियो में निपटा देंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी हम क्लास लेते हैं यूट्यूब पर उन सभी की पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होती है, ताकि आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार उन सभी क्वेश्चन को फिर से लगा सको और बाकी अपने नोट्स वगैरह रिवीजन कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बोला है। सबसे पहले आप समझो चाइनीज़ कोडिंग क्या होता है। इसको हम चाइनीज़ कोडिंग एक्चुअली में बोलते क्या है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस दिया रहेगा, उसी की तरह होता है कॉमन कोडिंग की। एक पर्टिकुलर वर्ड रहेगा, उसका मैं इस पर्टिकुलर वर्ड से कोड कर रहा हूँ और हर सेंटेंस में जहाँ जहाँ वो वर्ड मैं यूज़ करूँगा उसका कोड वही यूज़ करूँगा। मुझे बस पहचाना रहता है कि उस वर्ड का एक्चुअली पर्टिकुलर कोड है क्या जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पर ये जैसे पूरा एक सेंटेंस दे रखा है और इसका जो कोड दिया रहता है ना वो इस तरीके से दे रखा है, हु लिप मा फिटिगी, है ना, लिप फीट किट है। तो इस तरीके से दिया रहता है। तो कहीं ना कहीं ये पढ़ने में ऐसा लगता है कोई चाइनीज़ भाषा या फिर जैपनीज़ भाषा है, तो इसको हम चाइनीज़ या फिर जैपनीज़ कोडिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूँ तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रेंड इज होनेस्ट इज रिटर्न एज दिस, होनेस्ट आर मैन इज रिटर्न एज दिस। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और फिर मैं इसको आपको बताऊँगा अच्छे से। देखो यहाँ पे लिखा है, फ्रेंड की कोडिंग इसने कर रखी है, फ्रेंड इज होनेस्ट की कोड इसने कर रखी है हु लिप माँ से। ठीक है, फिर अगला हमारा सेंटेंस है होनेस्ट आर मैन, होनेस्ट आर मैन की कोडिंग इसने कर रखी है, होनेस्ट आर मैन की कोडिंग कर रखी है लिप फी किट से। ठीक है, और फिर अपना तीसरा जो सेंटेंस है वो है अपना मैन नेवर क्लेवर, क्लेवर इसकी कोडिंग इसने कर रखी है फी टी जी से। तो मुझे इसने पूछा कि मैन की कोडिंग क्या है। देखो यहाँ पे इसने मैन बोला है, तो मुझे इसने पूछा है कि मैन की कोडिंग क्या है। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा मैन का कोडिंग क्या है। देखो, फाइंड करने के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे, देखो मैन यहाँ पर है और मैन यहाँ पर है। इन दोनों में क्या कुछ और कॉमन है? कुछ और कॉमन नहीं है, केवल मैन ही कॉमन है। इसका मतलब इसका जो कोड वर्ड होगा ना उसमें भी केवल एक ही चीज़ कॉमन होगा, और मेरे को दिख गया देखो यहाँ पे फी कॉमन है। तो ये कॉमन कोडिंग का सवाल है इस तरीके से। तो बस यहाँ पे चाइनीज़ भाषा में उसकी कोडिंग करी जाती है, इसलिए हम इसको चाइनीज़ कोडिंग बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे को मिला मैन के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, फ़ी, क्योंकि यहाँ पर भी मैन है तो यहाँ पर भी फ़ी है, और यहाँ पर भी मैन यूज़ किया गया है तो यहाँ पर भी फ़ी है। तो इसका मतलब मैन के लिए क्या यूज़ किया गया है, फ़ी। अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से हमें इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को पढ़ूँ तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज फैक्ट इज रिटर्न एज कच डज रज एंड फैक्ट इज फिक्शनल। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि लाइन ब्रेक हो जा रही है। तो दिस इज फैक्ट का रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, दिस इज फैक्ट का या फिर यहाँ पे कोड दे रखा है कज डज और यहाँ पे रज से दे रखा है। ठीक है, फिर अपना दूसरा सेंटेंस है फैक्ट इज फिक्शनल, फैक्ट इज फिक्शनल का यहाँ पे कोड दे रखा है, फैक्ट इज फिक्शनल का कोड दे रखा है गज। ठीक है, फिर रज और फिर अपना यहाँ पे दे रखा है कज। फिर तीसरा सेंटेंस अपना डाउट इज क्लियर, डाउट इज क्लियर का कोड यहाँ पे दे रखा है कज कज और यहाँ पे बज से दे रखा है। और इसने क्या पूछ रखा है, इसने पूछ रखा है दिस इज फिक्शनल का कोड क्या होगा, दिस इज फिक्शनल का यहाँ पे कोड क्या होगा, सवाल में हमसे ये पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसका मुझे पता करने के लिए कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, मुझे यहाँ पे यहीं से मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, यहीं से मैं अपना कंक्लूजन ड्रॉ करूँगा कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा। देखो, मुझे एक चीज़ यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ ना, मेरे सॉल्व करने की अप्रोच को आप सीखो बस। और यहाँ पे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है ना, कंसेप्ट की आपको कोई जरूरत है। जिस तरीके से मैं आपको सोच रहा हूँ, मैं उसी तरह मैं आपको यहाँ पे बोल बोल के सोच रहा हूँ, बोल बोल के आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। तो बस वही आपको पकड़ना है, वही अप्रोच आपको लगाना है अपने पेपर में। तो अगर मैं यहाँ इन तीनों में देखूँ, देखो मुझे इसका बताना है दिस इज फिक्शनल का, दिस में ईज आ रहा है और मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया, तीनों में ईज है।
तीनों में कोई दूसरा वर्ड नहीं है जो कॉमन है सिवाय इज के। इज कॉमन है, इज तीनों में कॉमन है। इसका मतलब इसका जो कोड रहा होगा ना, उसमें भी एक ऐसा कोड होगा जो तीनों में रहेगा। और देखो दिख गया मुझे, तो यहाँ पे कज है, यहाँ पर कज है, और यहाँ पर भी कज है। इसका मतलब इज की कोडिंग किससे करी गई होगी, कज से कोडिंग करी गई होगी। ठीक है, मुझे दिस का बताना है। दिस कहाँ कहाँ है, दिस देखो यहाँ है दिस, और कहीं है नहीं। लेकिन फैक्ट अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पर फैक्ट है और यहाँ पर फैक्ट है। इसका मतलब इसका जो दोनों का कोड दिया रहेगा, ये वाला कोड ये वाला कोड, इसमें ना फैक्ट का, क्योंकि यहाँ पे इसका अगर मैं सेंटेंस देखूँ तो फैक्ट रिपीट है। इसका मतलब इन दोनों में कोई ना कोई एक वर्ड होगा जो फैक्ट को रिप्रेजेंट करेगा और दोनों में रिपीट होगा। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है रज यहाँ पर है और रज यहाँ पर है, इसका मतलब ये फैक्ट का है। मुझे तो दिस से मतलब है क्योंकि मुझे सवाल में दिस का पूछा है। जब ये फैक्ट का रज हो गया तो जो बाकी का बचा डज, वो अपना किसका हो जाएगा, दिस का हो जाएगा। तो दिस का क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। देखो फैक्ट का तो मुझे पता चल गया रज है, और इज का मुझे पहले से पता चल गया था कि कज है। तो जो बाकी का बचा फिक्शनल का हो जाएगा वो गज हो जाएगा। तो यहाँ से डज कज गज अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे डज कज और गज। ठीक है, यही वाला मेरा करेक्ट होगा। देखो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, सीक्वेंस में नहीं दे रखा। देखो सीक्वेंस में ऐसा जरूरी नहीं कि हमें इसे सीक्वेंस में देगा। बस आपको ये पता करना है कि जो सेंटेंस में अगर मुझे पूछा है दिस इज फिक्शनल पूछा है, दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डज को, तो डज होना चाहिए मेरे ऑप्शन में। इज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कज को, तो कज होना चाहिए। फिक्शनल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गज को, तो गज मेरे ऑप्शन में होना चाहिए। बस यही तीन होने चाहिए और ये तीनों मस्ट है होने चाहिए। बाकी अगर मैं इसमें देखूँ, देखो इसमें तो कज है ही नहीं, कज मेरा इज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें भी कज है ही नहीं। और गज मेरा फिक्शनल को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें भी गज नहीं है। एक ही बचा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आप इस तरीके से ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हो, आपको पूरा फाइंड अगर नहीं करना तो, समय बचाना है तो। ठीक है, खैर हम ऑप्शन का भी मदद लेना भी सीखेंगे, क्योंकि पहला दूसरा क्वेश्चन है तो हम थोड़ा कंप्लीट तरीके से करने की कोशिश करें ना। यहाँ पे अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला सवाल इसने बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज C8 फूड को हमने कोड किया इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे लिखते रहूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, C8 फूड का कोड लिख रखा है इसने, सर पर जर। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस है फूड इज टेस्टी। फूड इज टेस्टी का कोड यहाँ पे लिखा गया है, फूड इज टेस्टी का कोड लिखा गया है जर गर और यहाँ पे रर से। ठीक है, फिर यहाँ पे ही इज फास्ट लिखा है, ही इज फास्ट अपना तीसरा सेंटेंस है ना, यहाँ देखो। तो ही इज फास्ट का यहाँ पे कोड क्या है, रर, और यहाँ पे ये रहा कोड है ना, देखो यहाँ पे रर लर और यहाँ पे पर। और मुझे इसने पूछ रखा है मुझसे कि टेस्टी का कोड क्या होगा, मुझे टेस्टी का कोड बताना है। तो यहाँ पे टेस्टी अगर मैं देखूंगा तो केवल यहीं पर है, यहीं पर है केवल टेस्टी। तो मुझे इसका मतलब पता करना है, तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा या फिर इन दोनों का जो कोड है वो मुझे पता करना पड़ेगा। अब अगर मैं दूसरे दूसरे में और मैं अगर मैं तीसरे में देखूँ तो देखो इज कॉमन है, यहाँ पर भी इज कॉमन है, यहाँ पर भी इज कॉमन है। इसका मतलब इस कोड में दूसरे वाले में और तीसरे वाले में देखूँ तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा जो कि इज को रिप्रेजेंट करेगा। और मुझे पता चल गया, देखो रैर दे रखा है, इसका मतलब इज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रैर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा टेस्टी का रैर तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा और ना ही ये आइदर वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे रैर दे रखा है, रैर तो हो ही नहीं सकता, रैर तो इज का है। अब देखो फूड यहाँ पर है और फूड यहाँ पर है, इसका मतलब पहले और दूसरे में कुछ ना कुछ कॉमन होगा जो फूड को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि पहले दूसरे में केवल फूड ही कॉमन है उसके सेंटेंस में अगर मैं देखूं। और यहाँ पर क्या कॉमन है, देखो मिल गया मुझे, जर कॉमन है। इसका मतलब फूड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जर। जर भी अपना नहीं होगा क्योंकि सवाल में इसने पूछा है टेस्टी का क्या होगा, तो जर अपना नहीं होगा, टेस्टी का अपना गर बचा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई यहाँ पे टेस्टी ही बचा और इधर कोड में जर ही गर ही बचा, तो टेस्टी का अपना यहाँ पे गर हो जाएगा। बस आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अब इसने उल्टा दे रखा है। यहाँ पे इसने पहले चाइनीज कोडिंग दे रखी है, फिर जो उसका रिप्रेजेंट कर रहा है जिस सेंटेंस को, वो चाइनीज कोडिंग वो दे रखा है। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ सबसे पहले कि लो रे गा का सेंटेंस इसने क्या दे रखा है, डोर्स आर लॉक्ड। ठीक है, डोर्स आर लॉक्ड दे रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, सा गा पा दे रखा है इसने, पीपल्स पीपल पीपल। ठीक है, पीपल आर एंग्री दे रखा है। ठीक है, पीपल आर एंग्री। फिर सो डू पा का दे रखा है, सो डू पा का, आप यहाँ पे देखो ना क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है ना, सो डू पा इंडिकेट्स पीपल लिव नाउ। तो यहाँ पे दे रखा है पीपल लिव नाउ। और फिर इसने चार चार सेंटेंस दे रखे हैं भाई। बू सो का इसने क्या दे रखा है, गो नाउ। और इसने मुझसे पूछ क्या रखा है, इसने पूछ रखा है सा सो का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे सा सो का मुझे एक्चुअली में बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करूँ, देखो मुझे सा और सो का बताना है। तो मैं देखूँ सा कहाँ है, सा मेरा यहाँ पर है और सो यहाँ पर है, सो यहाँ पर है। देखो अगर मैं इन दोनों सेंटेंस में देखूँ ना तो केवल सो ही कॉमन है, इसका मतलब इधर कुछ एक ही कॉमन होना चाहिए। और देखो नाउ कॉमन है, इसका मतलब सो के लिए क्या यहाँ पर है,
नाव है। तो नाव मेरा किस किस में आ रहा है, नाव इसमें नहीं आ रहा, ये करेक्ट नहीं होगा, नाव इसमें नहीं आ रहा, ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 700 का पूछा है ना। तो 100 का तो यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 9 तो होना चाहिए, NOW 9 होना चाहिए। अब सा का कुछ और होगा, वो मुझे यहाँ पे पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में यहाँ पे 9 9 दे रखा है, तो मैं ऐसे तो नहीं पता कर सकता। ठीक है, दोनों में यहाँ पे नाव दे रखा है, तो यहाँ पे अब मुझे पता करने के लिए ये पा को हटाना पड़ेगा, गा को पटाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से मुझे पता चलेगा सा का। तो अगर मैं देखो दूसरे और तीसरे में देखूँ, दूसरे और तीसरे में देखूँ तो केवल पा कॉमन है, पा कॉमन है, इसका मतलब इधर भी कुछ एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, और एक ही चीज़ कॉमन होनी चाहिए। देखो यहाँ पे पीपल कॉमन है, तो पीपल अपना किसको रिप्रेजेंट करेगा, पा को। जो बच गया अपना गा, मुझे तो सा का पता करना है, तो मुझे गा को भी हटाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे देखो पहले में देखूँ और दूसरे में देखूँ, तो देखो गा कॉमन है, यहाँ पर भी गा है अपना, यहाँ पर भी गा है, तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन होना चाहिए, और एक ही कॉमन होना चाहिए। देखो आर कॉमन है, इसका मतलब गा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर गा आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो बाकी का बच गया सा, यहाँ पर क्या बच गया, एंग्री, तो सा का क्या हो जाएगा, एंग्री, तो एंग्री नाउ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला सवाल में अब देखो इसने नंबर का स्टार्ट कर लिया, नंबर भी इसने कोड करने लगा। भाई रीड द कोड का इसने दे रखा है 18 20 3, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व करो। रीड द कोड को इसने लिख रखा है 18 20 और 3 से, और इसने लिख रखा है डिकोड द कोड को, डिकोड द कोड को इसने रिप्रेजेंट किया है 4 20 और 3 से। फिर अपना यहाँ पे इसने तीसरा सेंटेंस भी दे रखा है, जो कि क्या है, कोड इज इजी, इसको इसने रिप्रेजेंट कर रखा है 395 से। ठीक है, और इसने मुझसे क्या पूछ रखा है, मेक वन कोड, मेक वन कोड का यहाँ पे इसने मुझसे पूछ रखा है, तो मैं मेक वन कोड का यहाँ पे फाइंड करूँगा। अब आप इस सेंटेंस में देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे फाइंड कर पा रहा हूँ। देखो ये कॉमन कोडिंग का सवाल नहीं है, मुझे कैसे पता चला, जब मैंने यहाँ पे पढ़ा ना ये मेक वन कोड, कोड तो मुझे दिख रहा है तीनों में, यहाँ पर भी कोड है, यहाँ पर भी कोड है, यहाँ पर भी कोड है, लेकिन ये मेक वन है ही नहीं मेरे कई सेंटेंस में। भाई कॉमन कोडिंग का मतलब क्या होता है, या फिर चाइनीज़ कोडिंग में यूजुअली ज़्यादातर क्या होता है जनरली, कि एक वर्ड रहेगा, उसका मैं कोई चाइनीज़ कोड रहेगा, उससे मैं बार बार उसको रिप्रेजेंट करूँगा, जहाँ जहाँ वो वर्ड यूज़ करूँगा वहाँ वहाँ उसकी चाइनीज़ कोडिंग यूज़ करूँगा। लेकिन यहाँ सवाल में इसने पूछ रखा है मेक वन कोड का, मुझे कोड तो दिख रहा है अपने तीनों सेंटेंस में कोड यूज़ किया गया, लेकिन मेक वन यूज़ ही नहीं किया। इसका मतलब ये कॉमन कोडिंग का सवाल नहीं है, यहाँ पे कुछ और लगेगा, कुछ और तरीका कैसे लगेगा, अब मैं वहाँ पे इन्हीं सेंटेंस की मदद लूँगा पता करने के लिए। देखो मैं कोड देख रहा हूँ, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी कोड है, और मैं तीनों अगर यहाँ पे देखूँ तो तीनों में कुछ ना कुछ एक कॉमन होना चाहिए, क्योंकि तीनों सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन है, कोड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो अगर मैं तीनों में देख पा रहा हूँ तो 3 कॉमन है। अब ये कोड का 3 से कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे मुझे रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे 4 लेटर है, 4 में से एक माइनस कर दिया 3 लिखा है, 4 में से एक माइनस कर दिया 3 लिखा है, 4 में से एक माइनस कर दिया तो यहाँ पे 3 लिखा है। तो ऐसे भी तो होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 वर्ड है, देखो दोनों में दादा भी कॉमन है, इसका मतलब पहले और दूसरे में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, एक और कॉमन होना चाहिए। और देखो यहाँ पे 20 कॉमन है, तो यहाँ पे 20 कॉमन है, इसका मतलब दा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 कॉमन, क्योंकि 20 रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई यहाँ पर भी कोड था, यहाँ पर भी कोड था, यहाँ पर भी कोड था, और तीनों में मैंने देखा तो केवल 3 3 था। इसका मतलब कोड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, कोड को 3, दा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दा को रिप्रेजेंट कर रहा है 20, जो बाकी का बच गया रीड, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 18, बाकी का जो बच गया रीड उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 18। अब मैं यहाँ पे कैसे पहचानूं कि यहाँ पे मेक वन कोड होगा, मेक वन कोड का क्या आंसर होगा। देखो कोड का तो मुझे पहले पता चल गया कि ये 3 है, तो मेरे ऑप्शन में 3 तो आएगा आएगा, एक ही ऑप्शन में 3 है, वही मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें भी 3 ही है, इसमें भी 3 ही है, इसमें भी 3 ही है। लेकिन मैं आपको पूरा बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ तो आप ऑप्शन से कर लोगे, लेकिन क्या होगा अगर इस ऑप्शन में भी 3 दिया रहता, तो आप फिर कैसे करते, आपको फिर पूरा लॉजिक फाइंड करना पड़ता। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या लॉजिक चल रहा है, यहाँ पर ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना इसको, तो आप यहाँ पे एक चीज़ पैटर्न फाइंड करोगे कि जो पहला लेटर है ना, और ये जो नंबर दे रखा है जिससे कोड किया गया है, ये उसी का प्लेस वैल्यू है। जैसे यहाँ पे सी है तो ये 3 उसी का प्लेस वैल्यू है। जैसे यहाँ पे ये टी है तो ये 20 उसी का प्लेस वैल्यू है। टी अपना 20वां प्लेस पे आता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। इसका मतलब ये मेक वन कोड का क्या आंसर होगा, भाई मेक का पहला वर्ड क्या है, एम, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13, ओ वन का ओ है पहला वर्ड, ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15, और सी की प्लेस वैल्यू 3 मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो 13 15 3, 13 15 3, देखो अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ से मेरा करेक्ट हुआ। ठीक है, तो कॉमन कोडिंग के अलावा अगर आपको कॉमन कोडिंग का नहीं मिल रहा, कि कॉमन कोडिंग मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया, उसका एक पर्टिकुलर चाइनीज़ कोड से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बार बार उन्हीं उसी वर्ड को वो उसी वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये वाला कोडिंग कॉमन कोडिंग आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप वहाँ पे ढूंढो दूसरा लॉजिक
कि कहीं यहाँ पे फर्स्ट लेटर से रिलेटेड नहीं है, या फिर नंबर ऑफ लेटर से रिलेटेड नहीं है, या फिर लास्ट वाला जो लेटर होता है उससे कई बार रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे इसने क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आर यू रेडी इज रिटर्न एज 541। ठीक है, आर यू रेडी को इसने रिप्रेजेंट कर रखा है, आर यू रेडी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है 541 से। फिर यहाँ पे वी आर गोइंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है 261 से। वी आर गोइंग को ये रिप्रेजेंट कर रहा है 261 से। फिर यहाँ पे सी इज रेडी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है 498 से। सी इज रेडी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सी इज रेडी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है 498 से। तो मुझे इसने बताना है कि यू का कोडिंग क्या होगा। यहाँ पे सवाल में पूछा हाउ विल यू बी रिटर्न इन दैट लैंग्वेज, मतलब यू का कोडिंग क्या होगा, मुझे यहाँ पे पहचानना पड़ेगा। अब देखो यू तो है मेरे सेंटेंस में, मुझे यहाँ पे पहले दिख गया, मुझे यू का पूछ रखा है और यू मेरे सेंटेंस में भी है, तो मैं यहाँ पे पता कर सकता हूँ। अब मुझे यू का पता करने के लिए इन दोनों को हटाना पड़ेगा, है ना। इन दोनों को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखूंगा आर देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आर, और केवल आर ही है इन दोनों सेंटेंस में कॉमन। इसका मतलब अगर मैं इसकी नंबर वाली जो कोडिंग देखूंगा उसमें केवल एक ही चीज़ कॉमन होना चाहिए जो आर को रिप्रेजेंट करेगा, और मुझे यहाँ पे दिख गया आर का, इसका मतलब क्या है 1 है। ठीक है, तो आर का तो मेरा 1 हो गया, इसका मतलब मेरा आंसर होगा वो 1 नहीं होगा, क्योंकि मुझे यू का बताना है, यू का 1 है ही नहीं क्योंकि 1 आर का है। अब अगर मैं देखूंगा रेडी का, तो रेडी देखो यहाँ पर है और रेडी यहाँ पर है, इसका मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, इसका मतलब रेडी, यहाँ पर रेडी है, यहाँ पर रेडी है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब रेडी के लिए यहाँ पर 4 यूज़ किया गया होगा। तो मुझे रेडी का भी मिल गया 4 है, तो अपना 4 भी करेक्ट आंसर नहीं है। अब यहाँ पे पहले सेंटेंस में केवल एक ही बच गया यू और यहाँ पर केवल एक ही बच गया 5, इसका मतलब यू की कोडिंग 5 से करी होगी, और सवाल में इसने मुझसे यू से ही पूछा था यू का कोडिंग क्या है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो इसने क्या बोल रहा है। अगला सवाल इसने बोला है इन अ कोड लैंग्वेज if she was working is written as 592, I was curious is written as 267 and C is curious is written as 987, then C का कोडिंग मुझे यहाँ पे बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख दूँ और आप यहाँ पे फाइंड करो इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे C was working का इसने कोड क्या कर रखा है, C was working का इसने कोड कर रखा है 592 से। ठीक है, आई वॉज क्यूरियस का कोड इसने कर रखा है, आई वॉज क्यूरियस का इसने कोड कर रखा है 267 से। ठीक है, एंड सी इज क्यूरियस का कोड इसने कर रखा है, सी इज क्यूरियस का कोड इसने कर रखा है 987 से, और इसने मुझे पूछ रखा है कि सी की कोडिंग क्या होगी। देखो अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे फाइंड करूँ, देखो मुझे तुरंत देखते ही मिल गया कि सी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, और इन दोनों सेंटेंस में केवल सी ही कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों चीज़ में केवल एक ही चीज़ कॉमन होना चाहिए और 9 कॉमन है। इसका मतलब सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया और आगे भी इसी तरीके से पूछा जाएगा इस पे बेस सवाल। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ इसकी मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना। इन सभी क्वेश्चन की आप एक बार और प्रैक्टिस लगा देना। जब आप इन सभी क्वेश्चन को कर लोगे ना, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब अलग अलग, जितने भी टाइप बेस्ड के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन पे सारे ये बेस्ड हैं, सभी टाइप से यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं। तो फिर आपको फिर प्रीवियस ईयर के जो बुक वगैरह होती है उनको लगाने की जरूरत ही नहीं है, केवल आप ये क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस करो और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट सोल्व करो। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखो, इन अ कोड लैंग्वेज माई पर्सनल यूज इज रिटर्न एज 521। माई पर्सनल यूज का कोड दे रखा है, माई पर्सनल यूज का यहाँ पे कोड दे रखा है 521 से। ठीक है, यूज दीज थिंग्स का यहाँ पे कोड दे रखा है, यूज दीज थिंग्स का यहाँ पे इसने कोड दे रखा है 169 से। यहाँ पे देखो ना, यूज दीज थिंग्स का कोड दे रखा है 169 से। पर्सनल थिंग्स का कोड दे रखा है 29 से। पर्सनल थिंग्स का यहाँ पे कोड दे रखा है, पर्सनल थिंग्स का कोड दे रखा है यहाँ पे 29 से, और इसने पूछ रखा है कि 569 का बताओ क्या सेंटेंस होगा या फिर क्या फ्रेज होगा। इस बार इसने मुझे नंबर का पूछ रखा है, 569 का यहाँ पे क्या होगा, तो मुझे यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस बताना है। मेरे ऑप्शन में यहाँ पे सारे सेंटेंस हैं, तो मुझे अब यहाँ पे पता करने के लिए सबसे पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा कि ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मुझे पता चलेगा ऑप्शन से, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर मैं देखूँ 9 कहाँ पर है, सबसे पहले अगर मैं 9 चेक करूँ, देखो 9 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है, और इन दोनों सेंटेंस में, इन दोनों नंबर में केवल 9 ही कॉमन है। इसका मतलब इन दोनों सेंटेंस में केवल एक ही वर्ड कॉमन होगा जो कि 9 को रिप्रेजेंट करेगा, और मुझे दिख गया यहाँ पे थिंग्स। इसका मतलब 9 को यहाँ पे क्या, 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब मेरे ऑप्शन में थिंग्स तो होना ही चाहिए, तो ये माई पर्सनल यूज़ वाला मेरे यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। अब मुझे किसका फाइंड करना है, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है 5 का और 6 का मुझे फाइंड करना है।
देखो अगर मैं यहाँ पे पहले और दूसरे सेंटेंस में देखूं तो मुझे यहाँ पे वन कॉमन मिल रहा है, एक यहाँ पर वन है और एक यहाँ पर वन है, और केवल वन ही कॉमन है दोनों सेंटेंस में। इसका मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो वन का रिप्रेजेंट करे और दोनों सेंटेंस में कॉमन हो। तो यूज कॉमन है, देखो यहाँ पर भी यूज है, यहाँ पर भी यूज है। इसका मतलब वन को कौन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यूज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा यूज वाला तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, यूज मेरा आएगा नहीं, ठीक है। और बाकी अगर मैं दूसरा देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखो यहाँ पे पर्सनल यहाँ दे रखा है और पर्सनल यहाँ दे रखा है, इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो केवल टू है। इसका मतलब पर्सनल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टू। भाई वन अपना यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल अपना टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बाकी बच गया फाइव, फाइव आपको रिप्रेजेंट करेगा माई को। इसका मतलब फाइव की कोडिंग क्या आ जाएगी, माई आ जाएगी। तो माई थिंग्स वाले मेरे करेक्ट होंगे, तो ये दीज पर्सनल थिंग्स वाला मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माई आना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 6 9 देखा तो माई आना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे इसमें से फाइंड करना पड़ेगा सिक्स का क्या है। देखो थिंग्स का मुझे पता चल गया क्या है, यूज़ का मुझे पता चल गया, भाई थिंग्स का मुझे पता चल गया ना नाइन है, और मुझे वन का पता चल गया कि यूज़ है। तो यहाँ पे बचा सिक्स और यहाँ पे बचा दीज, इसका मतलब सिक्स का कोड क्या होगा, यहाँ पे दीज होगा। तो माई दीज थिंग्स अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे भले ही मेरे को समझाने में आपको 2 3 मिनट लग रहे हैं, लेकिन जब आपके दिमाग में ये अच्छे से घुस जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मुझे यहाँ पे सोचना है ऐसे सवालों में, तब आप इन सवालों को 30 से 40 सेकंड में बना दोगे ईजिली। ठीक है, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पे तो मैं आपको समझा रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ और करके भी दिखा रहा हूँ, तब आपको ज़्यादा समय आपको लग सकता है कि हाँ ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। भाई माई मिस्टेक का कोड दे रखा है इसने 62 से। ठीक है, माई मिस्टेक का इसने कोड दे रखा है 62 से, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करो। माई मिस्टेक का कोड इसने दे रखा है 62 से, और नाइस शूज़ का इसने कोड दे रखा है, नाइस शूज़ का इसने कोड दे रखा है किससे, 45 से। ठीक है, और पीपल आर नाइस का कोड दे रखा है 135 से। पीपल आर नाइस का इसने कोड दे रखा है, पीपल आर नाइस का कोड दे रखा है 135 से, और बिग मिस्टेक का कोड दे रखा है 29 से। बिग मिस्टेक का कोड इसने किससे दे रखा है, बिग मिस्टेक का इसने कोड दे रखा है 29 से, और फिर इसने पूछ रखा है कि माई शूज़ का क्या होगा, माई शूज़ का मुझे यहाँ पे कोडिंग बताना है। तो देखो मुझे यहाँ पे फाइंड करने के लिए माई शूज़ का यहाँ पे मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि माई का क्या है, मिस्टेक का मतलब शूज़ का क्या है। तो अगर मैं देखूँ माई कहाँ कहाँ है, देखो माई यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ पे माई का बताने के लिए ये मिस्टेक को हटाना पड़ेगा, क्योंकि माई किसी और में कॉमन है ही नहीं, लेकिन मिस्टेक कॉमन है, मिस्टेक यहाँ पर भी है और मिस्टेक यहाँ पर भी है। इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो यहाँ पे देखो टू कॉमन है, इसका मतलब टू अपना मिस्टेक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब माई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिक्स को। तो यहाँ पे माई की कोडिंग क्या हो जाएगी, सिक्स। मेरा सिक्स वाला करेक्ट आंसर होगा, 2 4 नहीं होगा, 4 1 नहीं होगा। ठीक है, अब शूज़ का मुझे पता करना है। शूज़ का पता करने के लिए देखो शूज़ कहीं और नहीं है, केवल यहीं पर है, लेकिन नाइस है, नाइस यहाँ पर भी है, नाइस यहाँ पर भी है। तो मैं नाइस का इन दोनों का फाइंड कर सकता हूँ। दोनों सेंटेंस में एक ऐसा होना चाहिए कोड इन दोनों में जो कि कॉमन हो, जो कि नाइस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इन सेंटेंस में कुछ और कॉमन है नहीं, केवल नाइस ही कॉमन है। इधर नंबर भी एक ही कॉमन होगा, तो केवल कॉमन फाइव ही है। इसका मतलब नाइस अपना रिप्रेजेंट कर रहा है फाइव को। तो यहाँ पे शूज़ किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा भाई, अगर नाइस यहाँ पे फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक बच गया शूज़, और यहाँ नंबर एक बच गया फोर, तो शूज़ का क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर। तो 64 अपना यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो अरेंजमेंट हमेशा जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे मतलब मुझे केवल इतना पता करना है कि अगर माई का कोडिंग यहाँ पे 6 से दे रखा है तो मेरे ऑप्शन में 6 प्रेजेंट होना चाहिए, और शूज़ का कोडिंग दे रखा है 4 से, तो मुझे 4 प्रेजेंट होना चाहिए। अब वो 64 हो चाहे 46 हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो वर्ड जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे 64 तो नहीं है, लेकिन 46 है, अपना यही मेरा करेक्ट हो जाएगा, 56 नहीं होगा। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे 6 रिप्रेजेंट कर रहा है माई को और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है अपना शूज़ को। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और पता भी चला होगा कि किस तरीके से मुझे यहाँ पे अप्रोच लगाना है। अब इस सवाल में देखो यहाँ पे देखो सिंबल्स भी यूज़ कर रखा है। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला यहाँ पे इस लेक्चर में मैं उन सभी टाइप्स को कवर कर दूंगा जो यहाँ पे अपने चाइनीज़ कोडिंग से आते हैं सवाल। तो बस आपको इन्हीं सवाल को लगाना है, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देते रहो। तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रक्स आर हैवी एंड गुड का कोड इसने दे रखा है इससे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, ट्रक्स आर हैवी, ट्रक्स आर हैवी, ट्रक्स आर हैवी एंड गुड का यहाँ पे इसने कोड दे रखा है 6872 से। फिर इसने बोल रखा है वेट लिफ्ट्स ह्यूमन हैवी का कोड इसने इससे दे रखा है। तो यहाँ पे वेट, ठीक है, लिफ्ट्स, वेट लिफ्ट्स ह्यूमन, ह्यूमन हैवी का इसने कोड दे रखा है किससे, हैस परसेंटेज 48 से। फिर इसने गुड्स आर मल्टीपल का कोड दे रखा है @PR6। तो गुड्स आर मल्टीपल्स, गुड्स आर मल्टीपल्स का यहाँ पे कोड दे रखा है इसने किससे,
PR से और 6 से, और मुझे इसने पूछ रखा है कि हैवी गुड का कोड क्या होगा। मुझे यहाँ पे हैवी गुड का कोड यहाँ पे बताना है। तो अगर मुझे हैप्पी गुड का कोड बताना है तो मुझे पता करना पड़ेगा हैवी का मतलब क्या है और गुड किस से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो देखो अगर मैं पहले दूसरे सेंटेंस में देखूँ तो देखो यहाँ पर भी हैवी है और यहाँ पर भी हैवी है, केवल हैवी हैवी है सेंटेंस में और कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर में भी जो इसका कोड किया गया हो उसमें केवल एक ही चीज़ कॉमन होना चाहिए, और देखो मेरे को दिख गया 8। इसका मतलब यहाँ पे 8 अपना हैवी को रिप्रेजेंट करेगा, 8 वाला मेरा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये 6 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में 8 है ही नहीं। 8 मेरा आना चाहिए क्योंकि हैवी गुड का पूछ रखा है, तो एक ना एक तो होना चाहिए जो 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 अपना हैवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 8 ना एक बार तो 8 होना ही चाहिए। फिर मुझे गुड का बताना है। अब गुड का पता करने के लिए मैं कहाँ पे चेक करूँ? गुड का पता करना है तो गुड का पता करने के लिए देखो यहाँ पे गुड दे रखा है और यहाँ पर गुड दे रखा है, लेकिन एक बात और देखोगे तो यहाँ पर भी आर दे रखा है और यहाँ पर भी आर दे रखा है। इसका मतलब इस वाले में और इस वाले में अगर मैं देखूँ तो दो चीज़ कॉमन होना चाहिए जो आर को और गुड को रिप्रेजेंट करेगा। @ कॉमन है और 6 कॉमन है। तो मेरा आंसर या तो 8 आएगा या फिर 8 6 आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नहीं पता कि @ को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर गुड को, या फिर 6 आर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे गुड को। मुझे ये तो नहीं पता, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे केवल ये पता है गुड्स आ रहा है, यहाँ पर कॉमन है गुड्स आ रहा है। अगर वो कहीं आर यूज दिया रहता किसी दूसरे सेंटेंस में तो मैं वहाँ से पता कर लेता कि आर की पर्टिकुलर कोडिंग ये है, लेकिन कहीं और नहीं दे रखा। एक ही सेंटेंस में दोनों दे रखा है और यहाँ पर भी इसने दोनों दे रखा है और कोडिंग भी दोनों मैच करेगी। जाहिर सी बात है, अगर दोनों सेंटेंस में वो वर्ड यूज़ किया गया तो उसका जो कोड होगा वो भी दोनों में यूज़ करेगा। तो @ और 6 मुझे ये नहीं पता चल रहा है यहाँ पे कि गुड का है या फिर आर का है। तो या तो मेरा आंसर 8 होगा या फिर 86 होगा, और ऑप्शन में इन दोनों में से केवल एक ही देगा। और देखो 86 दे रखा है, 8 नहीं दे रखा, तो मेरे यहाँ पे 78 गलत हो जाएगा, 86 मेरे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे इसने और भी अच्छा लेवल बढ़ा दिया इस बार। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नंबर्स आर इवन को कोड कर रखा है इसने इसने इससे। ठीक है, तो नंबर्स आर इवन को इसने कोड कर रखा है किससे? नंबर्स आर इवन को कोड कर रखा है 5 3 प्लस से। ठीक है, फिर अपना दूसरा सेंटेंस है ओड फैक्टर्स आर मल्टीपल। ओड फैक्टर्स आर मल्टीपल्स को ये कोड कर रहा है, ओड फैक्टर आर मल्टीपल्स को कोड कर रहा है +7 6 से। और ये मुझसे पूछ रहा है कि इवन की कोडिंग क्या होगी, यहाँ से इवन की कोडिंग क्या होगी। तो अब मुझे देखना पड़ेगा इवन कहाँ कहाँ है। देखो इवन यहीं पर है, बस दो ही सेंटेंस दे रखा है, इवन यहीं पर है बस, लेकिन आर यहाँ पे कॉमन है और इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। देखो प्लस कॉमन है, इसका मतलब मुझे यहाँ से ये तो पता चलेगा कि आर अपना प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी प्लस है, और कुछ कॉमन है नहीं दोनों सेंटेंस में, केवल आर ही आर आ रहा है दोनों में। तो आर का यहाँ पर रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? प्लस से। अब यहाँ पे इवन का रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 5 या फिर 3, मुझे तो यहाँ पता नहीं चल रहा, क्योंकि यह नंबर का मुझे हटाना पड़ेगा, लेकिन नंबर मुझे दूसरे सेंटेंस में दे नहीं रखा कि मैं पता कर पाऊँ नंबर का यहाँ पे क्या कोड होगा, 5 होगा या 3 होगा। तो मैं यहाँ पे इवन का एकदम श्योर नहीं रहूँगा कि 5 होगा या 3 होगा, या फिर नंबर का 5 होगा या 3 होगा, या फिर इवन का 5 और 3 होगा। तो यहाँ पे इवन का 5 या फिर 3 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि मैं इवन का श्योर नहीं फाइंड कर सकता। तो यहाँ पर मेरा ये वाला करेक्ट होगा, अपना ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगर इवन का यहाँ पे 5 होगा तो 3 नहीं होगा, 3 अपना नंबर के लिए हो जाएगा। अगर अपना इवन का 3 होगा तो 5 अपना नंबर के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसने करेक्ट होगा। अगर वहाँ पे कंडीशन उस तरीके से अगर मेरे सामने आएगी कि इस तरीके से कि दोनों मेरे कंफ्यूज हो जाऊंगा, दोनों का मैं फाइंड नहीं कर सकता, तो ऑप्शन भी उस तरीके से दिया रहेगा, इस तरीके से चॉइस कि 5 और 3 इस तरीके से दिया रहेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इवन का मैं पता नहीं कर सकता कि 5 है या फिर 3 है, क्योंकि दूसरा मेरे लिए है ही नहीं ऑप्शन कि मैं यहाँ पे नंबर का पता कर पाऊँ कि नंबर का यहाँ पे किस लिए कोडिंग किससे कोडिंग किया गया। तो 5 और 3 में से इवन का कुछ भी है, नंबर्स का भी 5 और 3 में से कोई एक है। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं है, तो इवन का मैंने 5 और 3 कर दिया। अपना ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे दे रखा है 5 और 3, तो यही मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो और भी अच्छा है, इस बार मैंने लेवल को और भी इंक्रीज कर दिया है। भाई यहाँ देखो क्या दे रखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 डे एट अ टाइम का कोड दे रखा है J21। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे 1 डे एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम की इसने कोड दे रखी है J21 से, SN5 से, N3 से, N से और 3LG1 से। और इसने मुझसे पूछ रखा है कि डायनामाइट की कोड यहाँ पे क्या होगी, डायनामाइट की कोड यहाँ पे क्या होगी। अब इसका कोड मुझे पता करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन में इसने मुझे जानकारी दी है उसको मुझे अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं चीज़ ऑब्जर्व करूँ
देखो यहाँ पर भी ये कॉमन कोडिंग का ही सवाल है मुझे जहाँ तक दिख रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहले छोटे लेटर्स को जब मैंने देखा तो यहाँ पे एट दिखा है और यहाँ पे ए दिखा है। छोटे छोटे लेटर्स देखा और यहाँ पे देखा दो लेटर्स यहाँ पर है, दो एक लेटर यहाँ पर है। इसका मतलब ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एन। यहाँ पर भी ए एन है, ए को एन रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं और भी ए है जिसको एन रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, यहाँ पर देखो ए है, इसको भी एन रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल, मुझे यहाँ पे पता चल गया। अच्छा देखो यहाँ पे ई है और ई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ई के लिए यहाँ पे वन बैठा है। इसका मतलब मुझे पता चल गया जो जिसके नीचे है ना वो उसी को कोड कर रहा है। तो यहाँ पे डी को कौन कोड कर रहा है? एस। तो यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। वाई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइव। तो यहाँ पे वाई का क्या हो जाएगा? फाइव। एन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ए। तो ए मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं देखो यहाँ पे मुझे ना यहाँ पे देखना पड़ेगा क्वेश्चन में एन। ऐसा नहीं कि ए को एन रिप्रेजेंट कर रहा है तो एन को ए रिप्रेजेंट करेगा। नहीं, यहाँ पे देखो एन दे रखा है, एन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? टू। तो यहाँ पे एन का क्या होगा? टू होगा। ए को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? एन रिप्रेजेंट कर रहा था। एम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? जी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एस फाइव टू एन जी, एस फाइव टू एन जी, एस फाइव एन टू जी नहीं होगा, एस फाइव टू एन जी होगा। और यहाँ पे तो फाइव एस दे रखा है, एस फाइव टू एन एल नहीं होगा, जी होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बचा, यही मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूरा फाइंड करना है तो पूरा भी फाइंड कर लेते हैं भाई। आई का कोड क्या दे रखा है? एल से, तो एल हो जाएगा। टी का कोड यहाँ पर भी थ्री दे रखा है, टी का कोड यहाँ पर भी थ्री दे रखा है, तो यहाँ पर भी टी का कोड थ्री होगा। ई का कोड यहाँ पर भी वन दे रखा है, ई का कोड अपना यहाँ पर भी वन होगा, तो यहाँ पर भी अपना ई का कोड वन होगा। और अगर मैं मैच करूँ इससे तो एस फाइव टू एन जी एल थ्री वन, एस फाइव टू एन जी एल थ्री वन, यही मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से ही सवाल आपका पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया और मॉक टेस्ट में या फिर आप अपने एग्जाम में भी जब दोगे तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। आओ इस सवाल को करते हैं। देखो ये सवाल अपना और भी अच्छा है, यहाँ पर आपको और भी दिमाग लगाना पड़ेगा और ये हाईएस्ट लेवल है। जो अपना चाइनीज़ कोडिंग है ना, ये उसका हाईएस्ट लेवल का सवाल है। ठीक है, और ज़्यादातर ऐसे जो सवाल है तो जो हाईएस्ट लेवल आता है ये ज़्यादातर आपको बैंकिंग में ही पूछा जाएगा। एसएससी में बहुत ही कम, बहुत ही रेयर चांसेस होंगे। हालांकि हमको सारे करने पड़ेंगे क्योंकि जैसे अपना कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है और बैंकिंग में अगर ये पूछा जाता है तो एसएससी भी उससे इंस्पायर होकर कभी ना कभी पूछेगा। आज नहीं तो 2-4 साल बाद वो पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए। आपको तो ये नहीं पता कि कब आ जाए, क्या पता आपके सेशन में आ जाए, क्या पता आपके ही शिफ्ट में आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए जो जो टाइप्स वो हर एग्जाम्स में पूछा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए वो लगभग हर सभी एग्जाम्स में वो कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पैटर्न फाइंड करने के लिए ना देखो यहाँ पे चार चार सेंटेंस दे रखा है, अगर मैं देख पा रहा हूँ सही से। एक सेंटेंस तो ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, तीसरा सेंटेंस अपना ये है और चौथा सेंटेंस ये है। चार चार सेंटेंस दे रखा है। मैं चार चार सेंटेंस का तो फाइंड नहीं करूँगा यहाँ पे कि उसका कोड किस तरीके से। यहाँ पे मैं किसी भी 2-3 सेंटेंस को पकड़ूंगा और दो सेंटेंस को अगर मैं पकड़ूंगा और दो सेंटेंस में भी वहाँ पे जहाँ मुझे कुछ कुछ कॉमन लग रहे हैं, कुछ कुछ कॉमन लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या फाइंड करूँ? कुछ कुछ कॉमन अगर मैं लग रहे हैं तो यहाँ पर मैं किस किस को पकड़ूँ? देखो मैं इसको पकड़ूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट बिलीफ सेप माइंड्स है और यहाँ पे दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग माइंड्स है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जब यहाँ पे ये कॉमन कोडिंग का तो सवाल है नहीं, मैंने यहाँ पे देखते ही पहचान लिया कॉमन कोडिंग का सवाल नहीं है, क्योंकि चारों जो सेंटेंस है उसमें अलग अलग वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो ये कॉमन कोडिंग का तो सवाल है नहीं। यहाँ पे कहीं ना कहीं फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, नंबर ऑफ लेटर्स, इनसे रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ। तो मैं उन्हीं सेंटेंस को पकड़ूंगा जहाँ पर मेरे कुछ ना कुछ स्टार्टिंग के लेटर या फिर लास्ट के लेटर मेरे को सेम देखने को मिलेंगे। जब मैंने यहाँ दूसरे वाले सेंटेंस में देखा, देखो यहाँ पे सेप है, और तीसरे वाले में देखा तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट लेटर सेम सेम है, तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कुछ ना कुछ यहाँ पे लेटर से रिलेटेड ही होता है ऐसे सवालों में ज़्यादातर। तो मैं यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को पकड़ूंगा, इनका कोड लिखूंगा, फिर वहाँ से अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करूंगा। तो अगर मैं इसका कोड यहाँ पे लिखूँ, इसका कोड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, इसका कोड मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलो मैं इसका कोड यहाँ पे लिखता हूँ। डिफरेंट, डिफरेंट का कोड यहाँ पे दे रखा है, डिफरेंट बिलीव्स शेप माइंड्स, डिफरेंट बिलीव शेप माइंड्स का कोड इसने दे रखा है R4F से, L4T से, C8U से, A6T से। ठीक है, और फिर अपना दूसरा सेंटेंस है ये वाला, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अलायंसेस, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अलायंसेस। इसका इसने कोड किससे दे रखा है? इसका इसने कोड दे रखा है इस वाले से, इज रिटर्न एज दिस। तो इसका कोड इसने दे रखा है Z8T से, और ये क्या था? ये अपना F था कि E था, है ना, F था कि E था? E है अपना। तो E3N से दे रखा है, फिर S3Z से दे रखा है और R6H से दे रखा है। अब मैं यहाँ पे अपना फाइंड करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे क्या लॉजिक है। तो मैं यहाँ पे शेप्स को पकड़ूँ और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को पकड़ूँ। कैसे पकड़ूँ मुझे तो पता ही नहीं चाहिए, मुझे तो ये पता ही नहीं कि यहाँ पे शेप के लिए इसने क्या यूज़ किया है।
तो मैं एक बार इन सभी वर्ड पे नज़र मारूंगा और देखूंगा आखिर यहाँ पे क्या पैटर्न चलने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूं अच्छे से थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं, तो आप यहाँ पे फर्स्ट लेटर अगर मैं देखूं, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट लेटर देखूं तो देखो यहाँ पे बी है। बी से पहले क्या आता है, ए आता है, ए दे रखा है। डी है, डी से पहले क्या आता है, सी आता है, सी दे रखा है। एम से पहले क्या आता है, एल है, तो एल दे रखा है। एस से पहले क्या आता है, आर है, तो आर से कोडिंग करेगी। मैंने आपको पहले ही बताया ना, जब भी इस तरीके से कोडिंग दिए तो आपको केवल फर्स्ट लेटर में देखना है, लास्ट लेटर में देखना है और नंबर ऑफ लेटर्स में देखना है। ज़्यादातर में आपको, आप इन्हीं में देखोगे तो आपका मिल जाएगा सवाल का आंसर, है ना। नंबर ऑफ लेटर्स कई बार वो ऐसे भी दे देता है, अगर नंबर ऑफ लेटर्स इवन में है, ऑड में है, तो वो उसको हैश एट द रेट इस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर देता है। अगर वो 5 है तो उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा, 4 है तो एट द रेट से रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ लेटर्स, 3 है तो उसको स्टार से रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से वो देता है, तो आपको ज़्यादातर इन्हीं से मिल जाएगा, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर और नंबर ऑफ लेटर से। तो जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेटर देखा तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर में सभी में -1 किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एम का कोड जरूर ये एल वाला रहा होगा, क्योंकि एम और एल पास में है। ऐसे यहाँ पे एस और आर वाले पास में है, इसका मतलब फर्स्ट लेटर में से -1 किया गया है। क्यों, क्यों क्या, यहाँ पे देखो ना भाई, बी से पहले क्या आता है, ए आता है, ए दे रखा है। और यहाँ पे डी से पहले क्या आता है, सी आता है, सी मतलब जो इसका फर्स्ट लेटर है, डी, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, 4 में से 1 माइनस कर दूंगा, सी, सी यहाँ पे दे रखा है। इसका मतलब फर्स्ट लेटर में से मेरे को 1 माइनस करने पे मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर देखूँ, ये 4 4 8 6, ये कैसे आ रहा है, ये 4 4 8 6 कैसे आ रहा है। देखो 4 4 आ रहा है, 4 4, ये जो 4 यूज़ किया हो गया होगा, एक ही पैटर्न यूज़ करके, एक ही पैटर्न लगाया गया होगा ये 4 को लाने के लिए। और मैं अगर यहाँ पे अपने सेंटेंस में देखूँ, एक पैटर्न देखो मुझे यहाँ पे मिल गया, ये भी अपना 5 लेटर का है, ये भी अपना 5 लेटर का है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसमें से एक माइनस करके, क्योंकि ये 5 लेटर से मिलके बने हुए हैं और यहाँ पे इसने 4 4 की कोडिंग करी गई है। और यहाँ पे देखो एस का -1 करके, इसका मतलब ये सेप का ही कोड है। और यहाँ पे ये माइंड्स का -1 करके, तो ये अपना माइंड्स का ही कोड है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ लेटर्स है उसमें एक माइनस किया गया है, तो नंबर ऑफ लेटर्स में भी अपना एक माइनस किया गया है। अब मैं अगर देखूँ ये लास्ट वाला वर्ड कहाँ से आ रहा है, ये जो एफ आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। देखो मुझे पहले ही पता चल गया कि ये जो R4F है वो शेप का कोडिंग है। तो अगर मैं यहाँ लास्ट वाला लेटर देखूँ, ई के बाद ही एफ आता है, बिल्कुल। ये L4T भी मुझे यहाँ तक पूरा कंफर्म हो चुका है कि ये माइंड्स का कोड है। तो एस दे रखा है इसका लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर, और यहाँ पे एस के बाद वाला लेटर दे रखा है टी। इसका मतलब मुझे लास्ट वाले लेटर में +1 कर देना है। तो फर्स्ट लेटर में मुझे -1 करना है, लास्ट लेटर में मुझे +1 करना है, और नंबर ऑफ लेटर्स में मुझे -1 करना है और बीच में लिखना है। तो यहाँ पे इसने किस किस का कोड पूछ रखा है, इसने वाटर का कोड पूछ रखा है और कैलेंडर का कोड पूछ रखा है। तो मुझे यहाँ पे वाटर का कोड बताने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसने फर्स्ट लेटर में क्या कर रखा है, -1, तो W से पहले क्या आता है, V आता है। कितने नंबर ऑफ लेटर है, 5 नंबर ऑफ लेटर है, तो 5 में से एक माइनस कर दूंगा, 4 आ जाएगा। और लास्ट वाला लेटर R है, आर में मैं लास्ट लेटर में +1 कर रहा हूँ, तो आर के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो V4S अपना क्या हो जाएगा, वाटर का कोड हो जाएगा। इसने कैलेंडर भी पूछा है, तो कैलेंडर का भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे कैलेंडर का भी इसने पूछ रखा है, तो हम कैलेंडर का भी कर लेते हैं। भाई पहले लेटर में मुझे -1 करना पड़ेगा, तो मतलब जो सी दे रखा है उससे पहले लेटर में अगर मैं -1 करूँगा तो यहाँ पे बी आएगा। कितने नंबर ऑफ लेटर है, यहाँ पे 7 नंबर ऑफ लेटर है, 7 में से एक माइनस कर दूंगा, 6 आएगा। लास्ट वाला लेटर ए है, लास्ट वाले लेटर में मुझे +1 करना पड़ेगा, इसका मतलब ए का अगला लेटर क्या हो जाएगा, बी। तो B6B अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये अपना हाईएस्ट इस पे था लेवल, जो सबसे टॉप लेवल है, सबसे हाईएस्ट ये था इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है, अगर आपको इस तरीके से सवाल आपको एग्जाम में मिल जाएगा तो। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अब यहाँ से देखो हमारा अगला टाइप स्टार्ट हो गया, और ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी आप देखोगे अपनी प्रीवियस ईयर की बुक, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और आते हैं पेपर में ऐसे। देखो इसकी एक ट्रिक्स होती है जो मैं आपको बताऊंगा, आप अगर वो ट्रिक लगा दोगे ना तो आपका सवाल झट से सॉल्व हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। भाई यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। भाई यहाँ पे ब्लू का मतलब दे रखा है, ब्लू मीन्स पिंक दे रखा है। ठीक है, ब्लू मीन्स पिंक दे रखा है। पिंक मीन्स इसने दे रखा है ग्रीन। पिंक मीन्स इसने दे रखा है ग्रीन। ठीक है, और ग्रीन मीन्स दे रखा है इसने, ग्रीन मीन्स दे रखा है इसने, ग्रीन मीन्स दे रखा है येलो। ठीक है, और येलो मीन्स दे रखा है इसने, येलो मीन्स दे रखा है इसने रेड। येलो मीन्स इसने दे रखा है रेड। और आगे चल के इसने लास्ट वाले सेंटेंस में बोल रखा है कि रेड मीन्स क्या होता है, रेड मीन्स क्या होता है, अपना वाइट होता है। और इसने मुझसे सवाल किया है कि टर्मेरिक का कलर क्या होता है। देखो टर्मेरिक का कलर अपना ग्रीन होता है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा ग्रीन कहाँ पर है, मैं अगर यहाँ पे देखूंगा तो ग्रीन कहाँ पर है, देखो ग्रीन यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। देखो
जब भी आपको मीन्स वाला सवाल देगा ना, पहले आप बेसिक से समझो यहाँ पे एक्चुअल में चल क्या रहा है। भाई ब्लू मीन्स पिंक, इसका मतलब क्या है? ब्लू का मतलब पिंक है। इसका मतलब क्या है? ब्लू का मतलब पिंक है। अगर मैं आपको कहूँगा कि आपको मतलब पिंक कलर चाहिए, आपको अगर पिंक कलर चाहिए तो आप ब्लू को टिक करोगे। इसका मतलब यही है कि अगर मैं ब्लू को टिक करूंगा ना तो मुझे पिंक कलर मिलेगा। आई बात समझ में? ब्लू मीन्स पिंक। जैसे अगर यहाँ पे अपना पास बॉक्स है और मैंने इसके ऊपर नाम लिख दिया ब्लू, तो ब्लू का मतलब क्या है? पिंक है, पिंक है। ब्लू का मतलब क्या है? यहाँ पे पिंक है। मतलब ये डब्बे पे ब्लू लिखा है, लेकिन इसमें मुझे कौन सा कलर मिलेगा? इसमें मुझे मिलेगा पिंक कलर मिलेगा। यहाँ पे इसने क्या पूछा है? इसने टर्मेरिक का कलर पूछा है, मतलब इसने ग्रीन पूछा है। मुझे ग्रीन चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए तो मुझे पिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं पिंक पे क्लिक करूंगा तभी जाके मुझे ग्रीन कलर मिलेगा। आई बात समझ में? तो देखो, अब आप तो इस तरीके से हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी आपको मीन्स वाला सवाल देना, मीन्स वाला, तो आप हमेशा उससे पहले वाला आंसर दोगे, हमेशा पहले वाला। पहले वाला कैसे? जैसे इसने यहाँ पे सवाल मुझसे क्या किया है, इसने मेरे से सवाल किया कि टर्मेरिक का कलर क्या है। और अगर मैं देखूंगा टर्मेरिक अपना यहाँ पे कहाँ है, टर्मेरिक का मतलब कलर ग्रीन होता है, ग्रीन कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पर है ग्रीन। और ग्रीन से पहले क्या आ रहा है? पिंक, तो पिंक ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बस आपको इतना ही करना है। मैंने आपको हालांकि लॉजिक भी बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, कि अगर मुझे यहाँ पे पिंक चाहिए तो पिंक कहाँ पर मिलेगा? ब्लू का मतलब पिंक होता है, इसका मतलब अगर मैं ब्लू वाला डब्बा हटा निकालूंगा तो उसमें मुझे पिंक कलर मिलेगा। अगर मैं पिंक वाला डब्बा हटाऊंगा या फिर लूंगा तो उसमें मुझे ग्रीन कलर मिलेगा। और ग्रीन कलर अपना टर्मेरिक का होता है, इसका मतलब जो ग्रीन कलर मिलेगा किसमें? पिंक वाले डब्बे में। तो यहाँ पे इसने ही पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मेरिक, टर्मेरिक का क्या कलर है? पिंक कलर है। पिंक मतलब ग्रीन, पिंक का मतलब ग्रीन है। इसका मतलब टर्मेरिक का कलर क्या है? पिंक है। पिंक का मतलब क्या है? ग्रीन है। ठीक है। तो खैर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मीन्स दे, अगर आपको कभी भी मीन्स दे कि पेपर मीन्स पेन, नोटबुक मीन्स बैग, इस तरीके से, तो आपको हमेशा पहले वाला आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीन्स हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। एक और सवाल मैंने इस पे दिया ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन मीन्स पेपर। ठीक है, पेन मीन्स क्या है? पेपर। पेपर मीन्स येल्लो, येल्लो मीन्स ब्लैंकेट, एंड ब्लैंकेट मीन्स शर्ट, एंड शर्ट मीन्स पेंसिल दे रखा है। तो वेयर डू वी राइट? भाई हम कहाँ पे लिखते हैं? हम पेपर पे लिखते हैं। और इसने सारा जो सवाल दे रखा है मीन्स दे रखा है, तो मीन्स, और पेपर यहाँ पर है, पेपर से पहले क्या आ रहा है? पेन, तो हम पेन पे लिखेंगे। अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर हालांकि ये होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। हाँ यही होगा, वेयर डू वी राइट। तो यहाँ पे पेन पे, भाई पेपर को इसने पेन से रिप्रेजेंट किया है, पेन मतलब पेपर होता है, तो पेन पे हम लिखेंगे, क्योंकि इसका ही मतलब है पेपर, हम पेपर पे लिखते हैं, तो यहाँ पे पेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी मीन्स दे तो आपको क्या करना है? मीन्स में आपको हमेशा पहले वाला आंसर देना चाहिए, और बाकी जो उसके अलावा रहेगा उसमें आपको बाद वाला आंसर देना चाहिए। उसके अलावा कौन कौन से हैं? देखो, आपको कोल्ड वाला भी पूछता है। जैसे इस वाले सेंटेंस को देखो, अभी तक जितना पूछता था वो पेपर मीन्स पेन्स देता था, शर्ट मीन्स पेंसिल देता था, लेकिन अब आपको बुक इज कोल्ड पेन दे रहा है, पेन इज कोल्ड नोटबुक दे रखा है, नोटबुक इज कोल्ड बैग दे रखा है। इसका मतलब आपको बाद वाला आंसर देना चाहिए। बाद वाला आंसर देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल, दोनों एग्जांपल ले लेता हूँ, दोनों का एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको और भी थोड़ा सा कंफ्यूजन कंसेप्ट है ये। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, पेन मीन्स पेपर, पेन मीन्स पेपर, ठीक है, पेन मीन्स पेपर मैं बोलूँगा। ठीक है, और दूसरा मैंने सेंटेंस दिया कि पेन इज कॉल्ड नोटबुक, पेन इज कोल्ड, मैंने नोटबुक यहाँ पर पेपर ही लिख दे रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको फ़र्क समझाऊंगा मीन्स में और एक्चुअली में कोल्ड में, यहाँ पे क्या अंतर है। देखो, पेन मीन्स पेपर है, पेन मीन्स पेपर। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँ कि मैं किस पे लिखता हूँ, तो मैं पेपर पे लिखता हूँ, और पेन का मतलब है पेपर, इसका मतलब मैं पेन पे लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर पेन मंगाऊंगा ना तो वो मेरे लिए पेपर लेकर आएगा। जब मैं उससे पेन मंगाऊंगा तो मेरे लिए पेपर लेकर लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि पेन का मतलब पेपर है। अगर मैं पेन उठाऊंगा ना तो वो पेन नहीं उठा रहा, मैं पेपर उठा रहा हूँ। एक्चुअली में इसने इसका नाम बदल दिया है। अब मैं पेपर को पेन से बोलूंगा, और पेपर और पेन को जो भी उसने आगे दे रखा हो क्वेश्चन में उससे मैं बोलूंगा। तो जब भी मीन्स दिया रहा है इसलिए मैं उसका आंसर पहले से दे देता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे से सवाल पूछा गया कि मैं किस पे लिखूंगा, मैं पेपर पे लिखूंगा, और पेन का मतलब होता है पेपर, तो मैं यहाँ पे पेन पे लिखूंगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल में ये दे रखा है पेन इज कोल्ड पेपर, अब अगर मैं आपसे पूछूं और यहाँ पर एक और दिया रहेगा, क्योंकि पेपर जब कोल्ड वाला दिया रहेगा ना तो हमेशा बाद वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, पेपर इज कोल्ड बैग,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा बैग दे रखा है, तो मीन्स वाले में तो आप हमेशा पहले का आंसर दोगे, मीन्स वाले पे आप हमेशा पहले का आंसर दोगे, उसके अलावा जो भी होगा, ईज होगा, कोल्ड होगा, उसमें आप हमेशा बाद का आंसर दोगे। कैसे दोगे, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे पूछा क्या गया आपसे कि मैं किस पे लिखता हूँ, मैं पेपर पे लिखता हूँ, लेकिन पेपर को अब बोला क्या गया है, पेपर को बोला गया है बैग है, तो मैं बैग पे लिखूंगा। आई बात समझ में? यहाँ पे मैं पेपर पे लिखता हूँ, लेकिन पेन का मतलब है पेपर, लेकिन यहाँ पर भी तो मैं पेपर पे लिखूंगा, मैं लिखूंगा तो हमेशा पेपर पे, लेकिन यहाँ पर पेपर को बैग कहा गया है। तो कोल्ड में हमेशा आपको, अगर ये समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो जा रहे हो, है ना, कंफ्यूज होने वाली हालांकि ये कंसेप्ट है, तो आप ये केवल इतना रट लो कि मीन्स मीन्स जब भी आपको बोलेगा तो हमेशा आपको पहले वाला आंसर देना है, और जब भी आपको कोल्ड वाला बोलेगा तो हमेशा मुझे बाद वाला आंसर देना है। तो जैसे ये वाला सवाल मेरा बाद वाला है, मतलब कोल्ड वाला है, तो इसने क्या पूछा है, देन ऑन वॉट वी यूजुअली राइट, हम किस पे लिखते हैं, हम नोटबुक पे लिखते हैं, नोटबुक अपना यहाँ पे नोटबुक इज कॉल्ड बैग, तो यहाँ नोटबुक का बाद वाला क्या है, बैग, तो मैं बैग पे लिखूंगा, अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको कंसेप्ट भी समझा दिया और ट्रिक भी बता दिया ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे ये देखो, ये भी अपना कोल्ड वाला सवाल है, इफ स्काई इज कोल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कोल्ड थंडर, थंडर इज कोल्ड वाटर, एंड वाटर इज कोल्ड पोर्ट, एंड पोर्ट इज कोल्ड डेजर्ट, एंड डेजर्ट इज कोल्ड स्काई, देन वेयर डू फिश लिव, भाई फिश तो अपनी वाटर में रहती है। अब ये कोल्ड वाला सवाल है, इसका मतलब बाद वाला आना चाहिए, तो वाटर इज कोल्ड पोर्ट, देखो मुझे यहाँ पे दिख गया, तो वाटर के बाद वाला क्या दे रखा है, पोर्ट, इसका मतलब फिश अपनी कहाँ रहेगी, पोर्ट में, अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर ये सवाल देखो, ये सवाल भी देखो अपना कोल्ड का ही दे रखा है, वाइट इज कोल्ड बर्ड, बर्ड इज कोल्ड मरकरी, मरकरी इज कोल्ड कर्ड, एंड कर्ड इज कोल्ड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट इज कोल्ड वाइट, देन व्हाट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्मामीटर, भाई थर्मामीटर में हम मरकरी यूज करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, और थर्मामीटर में हम उसको यूज करते हैं ताकि हम उसका मतलब अपना बुखार वगैरह चेक कर पाएं, तो हम थर्मामीटर में मरकरी यूज करते हैं। अब ये कोल्ड वाला सवाल है, इसका मतलब मरकरी के बाद वाला सवाल आंसर होगा मेरे सवाल का, तो मरकरी के बाद क्या दे रखा है इसने, कर्ड, तो यहाँ पे मरकरी, भाई हम मरकरी यूज करते हैं, लेकिन मरकरी को इसने बोला क्या गया है, कर्ड बोला गया, तो कर्ड अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि मीन्स में हमारा पहले वाला आंसर होगा, और बाकी उसके जो अलावा होगा वो सब अपना क्या होगा, बाद वाला आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला देखो, यहाँ से बाइनरी कोडिंग स्टार्ट है। भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने चाइनीज़ कोडिंग पढ़ा, मैंने आपको चाइनीज़ कोडिंग बताया, ये अपना पहला टाइप, फिर मैंने आपको दूसरा मीन्स और कोल्ड वाले सवाल बताए, मीन्स और कोल्ड वाले। अब यहाँ पे तीसरा और आखिरी टाइप है अपने कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि है बाइनरी कोडिंग। देखो बाइनरी कोडिंग एक्चुअली में क्या होता है, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं वो केवल एक ही भाषा समझ पाते हैं, और वो है बाइनरी कोडिंग। जिस तरीके से जो इंसान है वो अलग अलग भाषा, इंग्लिश, हिंदी, जूता, चप्पल, मार, सभी का भाषा समझते हैं। कुछ होते हैं जो लात के केवल भाषा समझते हैं, कुछ होते हैं जो बातों से मान जाते हैं, कुछ होते हैं इंग्लिश से समझते हैं, कुछ होते हैं उर्दू से समझते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर होता है ना, वो हमेशा और हमेशा बाइनरी लैंग्वेज से समझता है। अब बाइनरी लैंग्वेज होती क्या है, जीरो और वन, है ना, मतलब जो कंप्यूटर है वो केवल और केवल जीरो और वन की भाषा समझता है। जैसे अगर मुझे कोई भी चीज़ अगर कंप्यूटर में बताना है, जैसे आप यूट्यूब वगैरह, गूगल वगैरह, ये जो सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, इनको तो हम कोडिंग से करते हैं, लेकिन कंप्यूटर को समझाने के लिए हम इसको कोड तो लिख देते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप और बाकी जो जो भी होते हैं लैंग्वेज, कोटलिन, जावा, ये सब, है ना, और पाइथन वगैरह, तो इन सभी में हम कोड तो करते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर इसको समझता है ना, तो इन सभी कोडिंग को वो जीरो और वन में पहले कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद वो समझता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर है वो केवल एक ही भाषा में समझता है, जीरो और वन। अब सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा बाइनरी कोडिंग से, बाइनरी कोडिंग से सवाल देखो इस तरीके से पूछा जाएगा, यहाँ पर मैं आपके लिए सवाल भी लेकर आया हूँ, और ज़्यादातर ये जो सवाल होते हैं रेलवे में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से दिया रहेगा और पूछेगा कि इसको मुझे प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इससे पहले आप यहाँ पे डेसिमल और बाइनरी समझो एक्चुअल में होता क्या है। देखो सवाल में ना आपको ये बोलेगा, आपको हमेशा डेसिमल और बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे डेसिमल, ठीक है, मैंने आपको बाइनरी तो समझा दिया, बाइनरी क्या होता है, बाइनरी क्या होता है अपना जीरो और वन। ठीक है, बाइनरी अपने किसके फॉर्म में होता है, जीरो और वन के फॉर्म में, ये जीरो और वन के फॉर्म में होता है, और ये अपना इंटीजर के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये डेसिमल नहीं होगा, डेसिमल होगा, तो ये अपना किसके फॉर्म में होता है, इंटीजर के फॉर्म में होता है। इंटीजर मतलब 1, 2, 49, 64, ये सारे अपने क्या इंटीजर होते हैं, तो ये सभी इनमें प्रेजेंट होगा। तो बाइनरी अपना जीरो वन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, डेसिमल अपना इंटीजर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सवाल आपको हमेशा डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, और बाइनरी को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि डेसिमल को बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करें। डेसिमल को हम सबसे पहले बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। देखो डेसिमल मतलब कोई भी नंबर हो, जैसे वो 29 हो गया, 34 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, इसको कैसे कन्वर्ट करें। देखो जब भी आपको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो 1, 2,
4 8, इसका डबल करते जाओ, 16 32 64। अगर मुझे 29 डेसिमल दे रखा है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में अब ये 29 अगर मुझे बनाना है, तो यहाँ पर ये कौन कौन से नंबर है जिनको मिला के मैं 29 बना सकता हूँ? बताओ आप कौन कौन सा नंबर है भाई। अगर मैं 16 8 24, 24 में मुझे और 5 चाहिए, तो मैं 29 आ जाएगा मेरा। तो 4 और एक 5, तो 16 8 4 और 1 की मुझे जो होता है, तो यही वाले सिग्नल आप ऑन कर दो। एक्चुअली में जीरो का मतलब होता है ऑफ, और वन का मतलब होता है ऑन। ठीक है, ये भी इसका मतलब होता है। तो बाइनरी कोड में जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब क्या होता है ऑन। तो जब यहाँ पे इसने बोला कि 29 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 29 किस किस नंबर से मिलकर बन रहा है उसके सिग्नल आप ऑन कर लो। तो मुझे 16 8 4 और 1 का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर मुझे 29 करना है। तो आप यहाँ पे 16 का ऑन कर दो, इसका ऑन कर दो, इसका ऑन कर दो, इसका मुझे यूज़ नहीं करना, इसको जीरो कर दो, इसका ऑन कर दो। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी बाइनरी कोडिंग हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, 11101 मेरा बाइनरी कोड है 29 का। और 34 को हम कैसे बाइनरी कोड में लिखेंगे? 34 के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? देखो मुझे चाहिए होगा 32 और 2 चाहिए होगा, मुझे 32 और 2 चाहिए होगा, तो मैं 32 का सिग्नल ऑन कर दूंगा। 16 का नहीं चाहिए तो मैं जीरो कर दूंगा, 8 का जीरो कर दूंगा, 4 का जीरो कर दूंगा, 2 का ऑन कर दूंगा, 1 का जीरो कर दूंगा। तो ये मेरा कोड किसका हो गया? 34 का हो गया। 13 का कोड कैसे होगा? 13 का अगर मुझे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 8 4 12 और 1 की जरूरत पड़ेगी। 8 4 12 और 1, तो मैं 8 का सिग्नल ऑन कर दूंगा, 4 का सिग्नल ऑन कर दूंगा, 2 का सिग्नल ऑफ कर दूंगा, 1 का सिग्नल ऑन कर दूंगा। तो ये अपना 13 का बाइनरी कोड हो गया। अगर मुझे 12 का कहीं चाहिए, तो 8 4 12, तो मतलब मैं 8 का ऑन कर दूंगा, 4 का ऑन कर दूंगा, 2 का ऑफ कर दूंगा और 1 का ऑफ कर दूंगा। ये मेरा 12 का बाइनरी कोड हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लगे हाथ आप बाइनरी को बाइनरी को आप कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, वो भी आप समझ लो। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो इन्हीं बाइनरी नंबर को मैं यूज़ करता हूँ। जैसे इसी को मैं अगर यूज़ करूँ, 11101 है, अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो फिर से 29 आना चाहिए। अगर ये वाला नंबर है 100010, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, तो ये 34 को मैंने कन्वर्ट किया था बाइनरी में, तो इसको अगर मैं फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो 34 आना चाहिए। ऐसे ही इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो मुझे 13 मिलना चाहिए, और इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो मुझे 12 मिलना चाहिए। अब ये कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यही चीज़ अपनानी है यहाँ पर भी। इन सभी के ऊपर लिखो 1 2, फिर डबल करते जाओ, 4 8 और यहाँ पे 16। जिस जिसका सिग्नल ऑन है, इसका सिग्नल ऑन है, इसका सिग्नल ऑन है, इसका सिग्नल ऑन है, इनका सिग्नल ऑन है, तो आप इसको प्लस कर दो। तो 16 8 24, 24 4 28, 28 और एक 29। देखो इसका 29 ही है, और 29 का ही तो कोड था ये बाइनरी कोड, और देखो ये 29 आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पे करो, 1 2 4 8 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 32 का सिग्नल ऑन है, और यहाँ पे फिर 2 का ऑन है, तो 32 और 2 को प्लस कर दो, यहाँ पे 34 हो जाएगा। तो 34 इसका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मुझे इस बाइनरी कोड का बताना है कि इसका डेसिमल कोड क्या होगा, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 4 और ये 8, 8 4 12, 12 और एक 13, केवल इन्हीं का सिग्नल ऑन है, तो इनको मैं प्लस करूंगा तो 13 आ जाएगा। इसका मतलब मैंने डेसिमल कोड को मैंने यहाँ पे मतलब बाइनरी कोड को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो इसका मैं क्या लिखूंगा, 1 2 डबल करते जाओ 4, और यहाँ पे 8 लिखो। 8 का सिग्नल ऑन है, 4 का सिग्नल ऑन है, तो 8 4 12, इसका बाइनरी इसका डेसिमल कोड क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 12 का ही मैंने बाइनरी कोड ये बनाया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करें और बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करें। अपना अब सवाल करते हैं। देखो सवाल किस तरीके से आपसे देगा, सवाल अगर आप इसको देखोगे तो सवाल आपको इस तरीके से देगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द सिंबल फॉर जीरो इज एट द रेट एंड वन इज फॉर डॉलर, नो नंबर और सिंबल इज ग्रेटर देन वन। मैं यहीं से पहचान जाऊंगा कि यहाँ पे बाइनरी कोडिंग का सवाल ही है कि कहाँ पर, यहाँ पर कभी भी आपको मतलब वन से ज़्यादा नहीं दे रखा कि मैं मतलब किसी को भी वन से ज़्यादा यहाँ पे नहीं करूँगा यूज़। द वैल्यू फॉर सिंबल फॉर वन डबल इट सेल्फ एवरी टाइम इट शिफ्ट वन प्लेस टू द लेफ्ट। भाई यहाँ पे 1 2 4 8 16 मैंने बताया ना, तो लेफ्ट की तरफ आते आते वो डबल कर दे रहा है। तो यहाँ पर ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है एट द रेट से, वन को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉलर से। तो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है एट द रेट से, और वन को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉलर से। देखो यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉलर एट द रेट से। भाई अगर यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करूँ, जैसे ये 2 है ना, जैसे यहाँ पे 2 अगर मुझे चाहिए, तो मैं इसका सिग्नल ऑन कर दूंगा और इसका सिग्नल ऑफ कर दूंगा। अब ये जीरो को एट द रेट से रिप्रेजेंट कर रहा है और वन को डॉलर से रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो 2 का इसने कोडिंग यही तो दे रखा है, तो इसने बस वन और जीरो की जगह यहाँ पे इसने सिंबल्स ले रखे हैं। तो इस पर मुझे यहाँ पे सवाल सॉल्व करना है। मुझे यहाँ पे इसने बता दिया कि एट द रेट को मैं क्या लूँगा, जीरो लूँगा, और डॉलर को अपना क्या लूँगा, वन लूँगा। अब इसने यहाँ पे सवाल दे रखा है कि एट द रेट मतलब डॉलर एट द रेट डॉलर डॉलर, और यहाँ पे इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो सबसे पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में।
बाइनरी में मतलब भाई $1 को रिप्रेजेंट कर रहा है @0 को, और ये 11 को, और ये 1001 है। अब मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वहाँ से मैं प्लस करूँगा तो मेरा ऑप्शन जितने भी हैं देखो देखो डेसिमल में दे रखा है। तो यहाँ पे 1011 और 1001, इसको सबसे पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। कैसे करते थे भाई, इसके ऊपर लिख दो 1 2 4 और 8, जिस जिसका सिग्नल ऑन है उसको आप प्लस कर दो, तो 8 2 10 और 11, तो ये 10 11 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे लिखो 1 2 4 8, 8 का सिग्नल ऑन है और यहाँ पे इसका सिग्नल ऑन है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11, दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा 11 9 20 हो जाएगा। इसका मतलब 20 अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ 15 से तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मुझे फाइंड करना है। और यहाँ पे आंसर जो दे रखा है वो बाइनरी कोड में फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे ये @ का मतलब 0 है और डॉलर का मतलब 1 है। तो सबसे पहले मुझे इसकी मल्टीप्लाई फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसकी मल्टीप्लाई फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना हो, क्योंकि फिर मेरे लिए ईजी हो जाएगा। 15 की अगर मैं डेसिमल में मल्टीप्लाई करूँ, डेसिमल मतलब कोई भी नंबर, तो भाई यहाँ पे डॉलर का मतलब 1 है, डॉलर का मतलब 1 है, @ का मतलब 0 है, डॉलर का मतलब 1 है। तो 1101 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे 1 2 4 8 है। 8 का सिग्नल ऑन है, 4 का सिग्नल ऑन है और 1 का सिग्नल ऑन है। तो 8 4 12 और 1 13, जिसका जिसका सिग्नल ऑन है केवल उनको मैं प्लस कर दूंगा तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे को 13 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो 13 की मल्टीप्लाई अगर मैं 15 से करूँ, देखो 13 को आप मान के चलो 13 10 प्लस में 3, तो अगर मैं 15 की 10 से मल्टीप्लाई करूँ 150, 15 की 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 45, तो 15 और 45 195 हो जाएगा। तो 195 को अब मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो बाइनरी में दे रखे हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, 1 2 4 8 16 32 64, 64 का डबल 128, फिर 256। अब 256 का तो मैं यूज़ करूँगा नहीं, क्योंकि 195 से बड़ा है वो। 195 बनाने के लिए मुझे इससे छोटे नंबर यूज़ करने पड़ेंगे। एक तो 128 यूज़ हो जाएगा। 128 में अगर मैं 64 प्लस करूँ तो कितना आ रहा है, 192 आ रहा है। 192 में मैं 3 और जोड़ूंगा, तो 3 और जोड़ने के लिए मैं इसका सिग्नल ऑन कर दूंगा, इसका सिग्नल और इन दोनों का सिग्नल। तो मेरा इसका बाइनरी कोड क्या हो जाएगा, इसका सिग्नल ऑन कर दूंगा, इसका सिग्नल ऑन कर दूंगा, इन सभी का 0 0 कर दूंगा, इनका सिग्नल ऑफ कर दूंगा और इसका सिग्नल ऑन कर दूंगा, इसका सिग्नल ऑन कर दूंगा। तो 195 का अपना कोड यहाँ पे ये हो जाएगा। अब 1 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉलर से, तो यहाँ पे डॉलर डॉलर, यहाँ पे @, यहाँ पे @, यहाँ पे @, यहाँ पे @ और यहाँ पे डॉलर डॉलर। तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो कौन सा करेक्ट आंसर है, डॉलर डॉलर 4 बार @ डॉलर 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 डॉलर, यहाँ तो कहीं दे नहीं रखा। सही तो किया ना हमने भाई। 13 की अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे और अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे 8 4 12 और यहाँ पे एक 13 हो जाएगा 1 2 4 8, तो ये तो 13 और 13 गुना 15 195 ही होता है। यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखे हैं, ठीक है, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। आप भी एक बार इसको फाइंड करके देखना। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला यहाँ पे 20वां सवाल आ गया। भाई 20वें सवाल में इसने क्या बोला है, यहाँ पे मैं 2 सिंबल का यूज़ कर रहा हूँ और 0 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस बार हैश से। ये आपको हर बार सवाल में अलग अलग देगा। और 1 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ $, से। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया 0 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हैश से और डॉलर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब डॉलर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 से, 1 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉलर से। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट विल बी ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग इसका इसका। भाई डॉलर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 से और इसको भी मैं 1 से, तो इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आंसर है सभी डेसिमल में है। तो 1 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, सबसे भाई ये बाइनरी है, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसके ऊपर लिखूंगा 1 2 4 है, जिस जिसका सिग्नल ऑन है उसको मैं प्लस कर दूंगा, तो 4 2 6 और 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ करूँ तो 1 और यहाँ पे 2 है, दोनों के सिग्नल ऑन है तो दोनों को प्लस कर दूंगा तो 3, तो 7 की मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी है, इसका मतलब 21 आएगा इसका आंसर। अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल यहाँ पे देखो, मुझे 49 को अगर बाइनरी कोड में लिखना है तो कैसे लिखूंगा। देखो 49 भाई 1 2 4 8 16 32 और यहाँ से मुझे लग रहा है बन जाएगा। भाई 49 के लिए मुझे 32 चाहिए होगा, 32 8 40, 40 और मुझे क्या चाहिए होगा 4 2 6 और 7, यहाँ से तो नहीं बन रहा है ना। इसका मतलब अगर मैं 32 में 16 और ऐड कर लूँ, 32 में अगर मैं 16 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा अपना 48 हो जाएगा। बिल्कुल 48 में मैं 1 और जोड़ दूंगा, इसका मतलब मैं इसका सिग्नल ऑन कर दूँ, इसका सिग्नल ऑन कर दूँ, इन तीनों का सिग्नल ऑफ कर दूँ, इसका सिग्नल ऑन कर दूँ, तो 49 का अपना बाइनरी कोड ही हो जाएगा। 1 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉलर से और 0 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हैश से, तो इसका अपना कोड हो जाएगा बाइनरी कोड ये हो जाएगा।
तो डॉलर डॉलर हैश डॉलर, अपना ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल मुझे इसका बताना है, इसका डेसिमल में कन्वर्ट करना है। भाई ये वन 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 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीरो है, तो मुझे वन 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 जीरो को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1 2 4 8 16, जिस जिसका सिग्नल ऑन है उसको प्लस कर दो। तो इन चारों का सिग्नल ऑन है, तो 16 8 24, 4 28, 28 2 30, तो 30 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। भाई इसका कोड क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये वन को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0 0 0, मुझे वन और यहाँ पे मतलब 10,000 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 1 2 4 8 और 16, जिसका सिग्नल ऑन है बस आप उसी को प्लस कर दो। इन सभी का सिग्नल तो ऑफ है, तो मैं इसको प्लस नहीं करूँगा, केवल 16 है, तो 16 अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और यही आज का अपना आखिरी क्वेश्चन था। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसका कमेंट में जरूर बताना, अपना फीडबैक देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली क्लास में मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। आज हमारा ये जो कोडिंग डिकोडिंग है फिनिश हो गया फाइनली लेक्चर 6 में, मतलब 6 लेक्चर्स में। अगली क्लास में हम करेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लेना। फिर बस आपको मॉक टेस्ट लगाना, आपको कोई प्रीवियस ईयर की बुक नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं हम एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।